बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 पुष्पीय पादपों की शरीर की। हमने देखा कि एक पौधा जो होता है इसमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में ये ऊतक जो होते हैं एक समान कार्य को करने के लिए या भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो जितने भी पौधे होते हैं इनमें जो पुष्पीय पादप है इनमें ऊतक जो होते हैं वह 3 प्रकार के ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये 3 प्रकार के ऊतक तंत्र जो होते हैं यह होते हैं, पहला कहलाता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा कहलाता है भरण ऊतक तंत्र या इसको कहा जाता है मौलिक ऊतक तंत्र, और तीसरा जो है वह कहलाता है संवहनी ऊतक तंत्र। तो इस प्रकार से एक पुष्पीय पौधा जो होता है इनमें ये 3 प्रकार के ऊतक तंत्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र क्या होता है इसके बारे में। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र जो होते हैं पादप शरीर के जितने भी अंग होते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, तो इनके सबसे बाहरी भाग में स्थित ये ऊतक तंत्र जो होते हैं उसको कहा जाता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ये बाह्य त्वचा जो होते हैं इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वह सतत और लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई और इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में कोई भी अवकाश नहीं पाया जाता है। जिन स्थानों पर रंध्र पाए जाएंगे उन स्थानों पर ये बाह्य त्वचा जो होता है वह अनुपस्थित होता है और उसके पश्चात में यह शरीर के सभी अंगों के बाहरी हिस्से पर एक स्तरीय स्तर का निर्माण करता है। ये बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र जो होते हैं यहाँ पर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें से एक संरचना जो होती है उसको कहा जाता है क्यूटिकल, दूसरी संरचना जो होती है वह कहलाती है रंध्र, और तीसरी संरचना जो होती है वह कहलाती है रोम। तो इस प्रकार से इस बाह्य त्वचा वाले भाग की कोशिकाओं में ये संरचनाएं जो होती हैं वो भी दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जैसे कि बरगद है या कनेर है, इनकी जो बाह्य त्वचा जो होती है वो एक से अधिक लेयर्स की बनी हुई होती है। इस प्रकार एक से अधिक स्तर की भी बनी हुई होती है। तो इनमें मोटी स्तर का निर्माण करता है ये बाह्य त्वचा जो होता है वह इस प्रकार से। ये बाह्य त्वचा जो होते हैं इनके ऊपर भाग में बाहर की तरफ उस भाग में एक फ्यूटिन नामक पदार्थ का जमाव होता जाता है और इसके कारण इसके ऊपर में एक परत का निर्माण होता है। इस परत को कहा जाता है क्यूटिकल। इस प्रकार से एक परत का निर्माण होता है, इसी परत को कहा जाता है क्या, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जो होता है यह बाहरी भागों से इस बाह्य त्वचा के कोशिकाओं की रक्षा करने का काम करता है। ये क्यूटिकल जो होता है वह रंध्र वाले स्थानों पर और रोम वाले स्थानों पर नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो बाह्य त्वचा होती है इनकी कोशिकाओं को सुरक्षा देने के लिए तथा जितने भी पादप होते हैं यदि वो स्थल वाले भाग में उपस्थित हैं तो ज्यादातर यहाँ पर ये क्यूटिकल का आवरण जो होता है वो अवश्य पाया जाता है। जड़ों में ये अनुपस्थित होता है और तनों में यह वाष्पोत्सर्जन से रक्षा करने का कार्य करता है। दूसरी संरचना जो होती है वह होती है रंध्र, जो बाह्य त्वचा में पाई जाती है। ये रंध्र जो होते हैं एक छिद्र होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं जहां से वायु का आदान प्रदान होता है, अर्थात वहां से वायु जो होता है उसको ये पौधे जो होते हैं उनके अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्रहण करती है। ये रंध्र इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टोमेटा। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि एक छिद्र जो होता है उसके दोनों तरफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एक छिद्र या रंध्र है, इस रंध्र के दोनों ओर पाई जाती है कोशिकाएं और इन कोशिकाओं को कहा जाता है द्वार कोशिका या कहा जाता है रक्षक कोशिका। इस प्रकार से इसमें जीव द्रव्य होगा, इसमें केंद्रक होगा, इनमें हरित लवक जैसी संरचना होती है
जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकती हैं और ये कहलाती हैं रक्षक कोशिका या इनको कहा जाता है द्वार कोशिका। तो ये द्वार कोशिका जो होती है वो रंध्र के दोनों तरफ उपस्थित होती हैं। इस द्वार कोशिका के चारों तरफ एक और कोशिका का लेयर पाया जाता है और इस कोशिका को कहा जाता है सहायक कोशिका। इस प्रकार से ये सहायक कोशिकाएं जो होती हैं ये द्वार कोशिकाओं को जल का और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए होती हैं। तो इसको कहा जाता है सहायक कोशिका। इस प्रकार एक रंध्र की संरचना जो होती है दिखाई देती है। एक द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाने वाला ये रंध्र है। तीसरी संरचना जो बाह्य त्वचा में पाई जाती है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का हिस्सा है, वह कहलाता है रोम। रोम जो होता है यह जड़ में पाया जाता है अगर, तो यह कहलाता है मूल रोम। इसको अंग्रेजी में कहेंगे रूट हेयर। और यदि यह तना में उपस्थित होगा तो यह कहलाता है ट्राइकोम। तो यहाँ पर जड़ में उपस्थित मूल रोम जो होते हैं ये पाए जाते हैं जिस भी स्थान पर, ये बाह्य त्वचा में ही उपस्थित होंगे। तो ये होते हैं एक कोशिकीय, अर्थात केवल एक कोशिका से बने हुए होंगे। तना में पाए जाने वाले जो रोम होते हैं इसको ट्राइकोम कहा जाता है। द्विबीजपत्री तनों में उपस्थित होते हैं ये ट्राइकोम्स जो होते हैं वह, और ये जो होते हैं वो बहुकोशिकीय संरचना होते हैं, अर्थात ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई संरचना होते हैं। तो इस प्रकार से जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र होता है इसमें ये संरचनाएं जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। अगला जो ऊतक तंत्र होता है उसको कहा जाता है भरण ऊतक तंत्र या इसको कहा जाता है मौलिक ऊतक तंत्र। अब जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र होते हैं वहां की संरचनाओं को छोड़ दिया जाए और जाइलम फ्लोएम जैसे संवहनीय संरचनाओं को छोड़ दिया जाए तो पादप शरीर में जो केंद्र तक जितनी भी संरचनाएं या जितने भी ऊतक उपस्थित होते हैं वो सबके सब भरण ऊतक के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं शामिल होती हैं। इसमें से एक संरचना होती है उसको कहा जाता है वल्कूट या इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। दूसरी जो संरचना होती है वह कहलाती है परिरंभ और इसको कहा जाता है अंग्रेजी में पेरीसाइकल। और तीसरी संरचना जो होती है वो कहलाती है मज्जा या इसको कहा जाता है पित्त। तो इस प्रकार से ये तीन भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो जड़ होते हैं उसमें ये वल्कुट वाला भाग जो होता है केवल एक समान कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन द्विबीजपत्री तने जो होते हैं उसमें ये वल्कुट वाला भाग जो होता है वह तीन भागों में विभाजित हो जाता है। और ये तीन भाग जो होते हैं वे कहलाते हैं, एक को कहा जाता है हाइपोडर्मिस, दूसरा जो है उसको कहा जाता है जनरल कॉर्टेक्स, और तीसरा जो होता है वह कहलाता है एंडोडर्मिस। तो इस प्रकार से ये तीन भागों में विभाजित हो जाता है। एक एक को देखते चलेंगे। भरण ऊतक तंत्र मैंने अभी बताया आपको कि कहाँ से, ये बाह्य त्वचा है अगर किसी भी पादप शरीर का, और यहाँ पर इसके जाइलम फ्लोएम जो है वो उपस्थित है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होगा, जहां जहां पर जाइलम फ्लोएम उपस्थित होंगे केवल वहां को छोड़ के बाकी सारे हिस्सों पर जितने ऊतक पाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है जो जड़ों में पाया जाता है। ये कॉर्टेक्स क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं कि बाह्य त्वचा के नीचे ये इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के पास पास स्थित कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इस प्रकार से तो ये सामान्य मृदु ऊतक कोशिकाओं की बनी हुई संरचना होती है, ये कहलाती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को ही अगर तने की बात करें वो भी द्विबीजपत्री तने की,
तो ये कॉर्टेक्स वाला भाग जो होगा वह 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। 3 भागों में से पहला जो होता है वह होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है वह जो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होता है उनके नीचे पाया जाता है, और ये लगभग होते हैं या तो दृढ़ ऊतक या फिर स्थूलकोण ऊतक के बने हुए। और ये द्विबीजपत्री तना की बात कर रहे हैं तो इसमें ये एक से अधिक स्तर के हो सकते हैं। इस प्रकार से ये एक से अधिक स्तर वाली कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो ये कहलाते हैं क्या, हाइपोडर्मिस। साथ ही पाए जाते हैं जनरल कॉर्टेक्स, और ये जनरल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्य मृदुत की कोशिकाएं होती हैं, और इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इस प्रकार से अवकाश युक्त कोशिकाएं होती हैं ये कहलाती हैं जनरल कॉर्टेक्स। इस प्रकार उसके नीचे फिर से एक परत पाई जाती है जो कि एक स्तरीय होती है, कहलाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं जो होती है यह ढोलक नुमा होती है, कुछ इस प्रकार से होती है इसकी कोशिकाएं। और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं यह भी आपस में एक दूसरे से पास पास स्थित होती हैं, सटी होती हैं। इनके बीच में भी कोई गैप या अवकाश नहीं पाया जाता है। ये एंडोडर्मिस की कोशिकाएं जो होती हैं इनकी भित्तियां, इनकी जो कोशिका भित्ति होती हैं इनमें विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जैसे लिग्निन है या सुबेरिन है, ऐसे पदार्थों का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों के जमाव के कारण ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से स्थूल या मोटे हो जाते हैं। और इन पदार्थों के जमाव के कारण जो स्थूलन होता है इसको एक नाम से जाना जाता है, कैस्पीरियन पट्टी। कैस्पीरियन पट्टी, कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए उसके नाम के आधार पर इसको कैस्पीरियन पट्टी कहा जाता है। यहाँ पर ये एंडोडर्मिस जो होते हैं वह जड़ों में, जड़ जहाँ पर उपस्थित होता है वहाँ की जो जाइलम कोशिकाएं होंगी वहाँ के पास की एंडोडर्मिस जो होती है केवल पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये पतली भित्ति वाली कोशिका जो होती है इसको कहा जाता है पाथ सेल। पथ कोशिका कहते हैं इसको, पाथ सेल या पथ कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार से ताकि ये जल के परिवहन में सहायता कर सके। तो इस प्रकार जो वल्कुट या कॉर्टेक्स वाला भाग होता है यह 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। अगला भाग जो होता है वह कहलाता है परिरंभ या पेरीसाइकिल। जो एंडोडर्मिस वाला हिस्सा होता है उसके नीचे पाया जाता है एक और संरचना जो कहलाता है परिरंभ या पेरीसाइकिल। ये पेरीसाइकिल क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि ये जाइलम फ्लोएम जो संवहन बंडल होते हैं उनको चारों तरफ से घेरा बनाने का कार्य करती है। तना में ये पेरीसाइकिल जो होते हैं वह दृढ़ोतक या कोलेनकाइनेट्स कोशिकाओं का बना होता है, स्थूलकोण ऊतक का बना होता है। इस प्रकार की संरचना के रूप में पाया जाता है और एक से अधिक स्तर के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये कोशिकाओं का एक लेयर या एक से ज्यादा लेयर का निर्माण करते हैं। और उसके पश्चात में केंद्र में पाए जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ये मृदुत की कोशिकाएं होती हैं और अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त होती हैं। ये पूरी की पूरी केंद्र की कोशिकाएं होती हैं, इसको कहा जाता है मज्जा या पित्त। तो इस प्रकार से ये ऊतक तंत्र जो होते हैं, ये भरण ऊतक तंत्र जो होते हैं पादप शरीर के सभी भागों को भरने का कार्य करते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं ज्यादातर संचयन और संवहन की क्रियाओं में भाग लेती हैं। अगला जो ऊतक तंत्र है वह कहलाता है संवहनी ऊतक तंत्र। और संवहनी ऊतक तंत्र जो होते हैं मुख्य रूप से बने हुए होते हैं जाइलम व फ्लोएम से मिलकर के। ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं यह संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जाइलम जो होता है यदि इनकी वाहिकाएं सक्रिय हैं, छोटी हैं, तो ऐसी जाइलम जो होती है ये कहलाती है प्रोटोजाइलम। यदि इनकी गुहाएं जो है वह बड़ी है,
बड़ी गुहाओं वाला जाइलम का निर्माण करती हैं इस प्रकार से, तब ये कहलाती है मेटाजाइलम। जब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो होते हैं, इनकी सिचुएशन, इनकी स्थिति जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। इनके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एंडार्क जाइलम होते हैं और होते हैं एक्सार्च जाइलम। दो प्रकार के जाइलम, एंडार्क और एक्सार्च प्रकार के जाइलम। एंडार्क प्रकार के जाइलम में क्या होता है, जो बड़ा जाइलम होता है, जो मेटाजाइलम होता है, यह परिधि की ओर स्थित होता है, बाह्य त्वचा की ओर स्थित होता है, और क्रमशः जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो कहाँ, केंद्र की ओर व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से मेटाजाइलम परिधि की ओर और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर स्थित हो तो इसको कहा जाता है एंडार्क जाइलम। एक्सार्क जाइलम इसका अपोजिट हो जाएगा, अर्थात अब केंद्र की ओर बड़े जाइलम्स होंगे, मेटाजाइलम्स होंगे, और परिधि की ओर कौन, छोटे जाइलम या प्रोटोजाइलम्स होंगे। तो अब ये क्या कहलाएगा, एक्सार्च जाइलम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से फ्लोएम जो होते हैं ये भी दो प्रकार से हो सकते हैं, मेटाफ्लोएम हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं प्रोटोफ्लोएम। तो मेटाफ्लोएम जो होगा वह कैसा हो जाएगा, जिसकी चालनी नलिकाएं जो होती है वो ज्यादा बड़ी गुहा वाली होंगी तो मेटाफ्लोएम कहलाया, और अगर वह छोटी गुहा वाली है तो प्रोटोफ्लोएम कहलाता है। तो मेटाफ्लोएम जो होते हैं वह द्वितीयक ऊतक जब बनते हैं उस समय में निर्मित होते हैं। द्विबीजपत्री तना जो होते हैं, इनमें ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और संरचना उपस्थित होता है जो कहलाता है कैम्बियम। और जाइलम फ्लोएम या जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम ये तीनों जो होते हैं पादप शरीर में व्यवस्थित होकर के एक संरचना बनाते हैं जो कहलाता है संवहन बंडल या कहलाता है संवहन पूल। ये संवहन बंडल या संवहन पूल जो होते हैं ये पादपों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये संवहन बंडल या संवहन पूल कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। संवहन बंडल जो होते हैं ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है वह कहलाता है अरीर, इनको अंग्रेजी में कहा जाता है रेडियल। दूसरा जो होता है वह कहलाता है संयुक्त, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्जॉइंट। और तीसरा जो होता है वह कहलाता है संकेंद्री, इनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक। इस प्रकार से पादप में मुख्य रूप से तीन प्रकार के संवहन बंडल या पुल होते हैं। इसमें से पहला जो होता है अरीर संवहन बंडल, यह जड़ों में पाया जाता है, यह जड़ों की विशेषता होती है। यह इस प्रकार के संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अलग अलग त्रिज्या में एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात अगर एक जाइलम व्यवस्थित है इस प्रकार से तो दूसरा फ्लोएम एकांतर क्रम में यहाँ होगा, पुनः एक जाइलम यहाँ स्थित है तो दूसरा फ्लोएम यहाँ स्थित हो गया, फिर एक जाइलम यहाँ स्थित है तो अगला फ्लोएम यहाँ होगा, फिर एक जाइलम होगा तो अगला फ्लोएम यहाँ होगा। तो इस प्रकार से कैसे होगा, ये जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और अलग अलग त्रिज्या में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का संवहन बंडल कहलाता है अरीर संवहन बंडल। संयुक्त संवहन बंडल कॉन्जॉइंट, ये जो होते हैं इसमें क्या हो रहा है, संयुक्त का मतलब क्या हुआ, आपस में जुड़ा हुआ। अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वह एक ही त्रिज्या में आपस में जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम जो होंगे वह ऊपर की ओर स्थित होंगे इस प्रकार से, और नीचे की ओर होंगे जाइलम। इस प्रकार से ये कहलाएगा फ्लोएम और ये कहलाएगा जाइलम। ये भी संयुक्त जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जाइलम और फ्लोएम की संख्या के आधार पर। यदि केवल एक जाइलम और एक फ्लोएम उपस्थित होगा तो ये कहलाता है कोलेटरल संयुक्त प्रकार। यदि फ्लोएम की संख्या 2 है
इस प्रकार से यहाँ पर फ्लोएम और केवल एक जाइलम उपस्थित है। ये हो गया जाइलम, ये है जाइलम, ये ऊपर वाला भी फ्लोएम कहलाया, ये फ्लोएम, और ये नीचे वाला भी है क्या, फ्लोएम। तो इस प्रकार यदि दो फ्लोएम और साथ में दो कैम्बियम, दो फ्लोएम और दो कैम्बियम उपस्थित होंगे और जाइलम की संख्या एक होगी, तो इसको कहा जाता है बाइकोलेटरल, संयुक्त संवहन बंडल। तो एक जाइलम एक फ्लोएम होते हैं तो यह कोलेटरल संयुक्त संवहन बंडल कहलाते हैं। दो फ्लोएम, दो कैम्बियम और एक जाइलम उपस्थित होगा तो यह बाइकोलेटरल संवहन बंडल कहलाता है। यहाँ पर कोलेटरल जो होते हैं पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलेटरल खुला और एक होते हैं कोलेटरल बंद। कोलेटरल खुला कैसा होगा, जब जाइलम और फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होगा। ये हो गया फ्लोएम और ये है क्या, कैम्बियम, और इसके नीचे उपस्थित है क्या, जाइलम। तो इस प्रकार से अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है तो इस प्रकार का संवहन बंडल जो होगा वह कोलेटरल खुला संयुक्त प्रकार का संवहन बंडल कहलाता है। यह द्विबीजपत्री तनों में पाया जाता है। लेकिन यदि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम ना रहे, केवल फ्लोएम और जाइलम उपस्थित हो, तो भी क्या कहलाएंगे, कोलेटरल बंद प्रकार के संवहन बंडल कहलाते हैं और ये पाए जाते हैं एक बीजपत्री तना में। तो इस प्रकार से ये संयुक्त संवहन बंडल जो है वो तनों की विशेषता होती है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में कोलेटरल खुला व बंद प्रकार का होता है, जबकि जो कुकुरबिटेसी फैमिलीज के होते हैं जैसे कद्दू वगैरह हैं, इस प्रकार के पादपों में बाइकोलेटरल प्रकार का संवहन बंडल जो होता है वो पाया जाता है। अगला संवहन बंडल जो है वह कहलाता है संकेंद्रीय संवहन बंडल। संकेंद्रीय संवहन बंडल जो होते हैं इसमें या तो जाइलम फ्लोएम को चारों तरफ से घेरा होगा या फिर फ्लोएम जाइलम को चारों तरफ से घेरता है। तो इस प्रकार से ये संवहन बंडल में दोनों कोई न कोई एक दूसरे को घेर कर रखते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है एम्फीक्राइवल, दूसरा जो है वो कहलाता है एम्फीवेसल। यहाँ पर एम्फीक्राइवल जो होता है इसमें जाइलम मध्य में और फ्लोएम उसको चारों तरफ से घेरता है, जबकि एम्फीवेसल में फ्लोएम मध्य में होता है और जाइलम उसको चारों तरफ से घेरने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से पादपों में जो ऊतक तंत्र होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।